हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज से हम करेंटिका सीरीज संधारण इसके अंतर्गत प्रारंभ कर रहे हैं। पूरा का पूरा टीम संधान इसके लिए लगा हुआ है ताकि बेहतर गुणवत्ता के साथ आप तक वो चीज़ें संप्रेषित हो सकें जिससे आपका अंतिम रूप से चयन होगा। करेंटिका एक मैगजीन है। जब कोविड-19 की समस्याएं नहीं आई थी अर्थात मार्च 2020 के पहले, तो करेंटिका के नाम से हम एक मैगजीन अपने विद्यार्थियों को देते थे जिसमें करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, सोशल इश्यूज ऐसी प्रकार के जो भी कंसर्न चीज़ें थी पीटी के लिए, मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए काफ़ी प्रासंगिक होती थी। जैसे यूपी पीसीएस का इंटरव्यू यानी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू होने वाला है, उसके लिए भी मैटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो करेंटिका के उस मैगजीन में हम दो प्रकार से चीज़ें उपलब्ध कराते थे। जो विषय वस्तु था, पहला कंटेंट और कंसेप्ट जो लिखित रूप में होता था, और साथ में पीछे क्वेश्चंस जो पीटी और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे। इसमें एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते थे ताकि विद्यार्थी पीटी के लिए अपना मूल्यांकन कर सकें कि वो किस प्रकार से और बेहतर सुधार कर सकते हैं। तो चूंकि गैप बढ़ता जा रहा था, जबकि ऑफलाइन क्लासेस धीरे धीरे प्रारंभ हो रही हैं, जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो गई हैं, परंतु अधिकांश राज्यों में खासकर दिल्ली में तो अभी शुरू नहीं हो पाया है। तो गैप ज़्यादा ना बढ़े, विद्यार्थी हताश भी हो रहे थे, उनके वेलफेयर के लिए, उनके बेहतर रिजल्ट के लिए हम ऑनलाइन ही करेंटिका सीरीज़ को प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें प्रतिदिन दो प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलेंगे। एक मिलेगा जिसमें कंटेंट और कंसेप्ट होगा, जो आपको पीपीटी के साथ बता दिया जाएगा। संधान के ऐप से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो दूसरा वीडियो होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन को उसके आंसर के साथ एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा मेरे द्वारा, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो आज ये वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात एमसीक्यू से कंसर्न है। 8 जनवरी से हम इसको शुरू कर रहे हैं। आज 11 प्रश्नों को हमने चयनित किया है, जिसमें 9 से 10 क्वेश्चन, यानी प्रतिदिन ऐसा होगा, किसी दिन 20 भी हो सकता है। 8 जनवरी मतलब 6 से 7 जनवरी की सूचनाओं से कंसर्न है। बाकी कुछ पहले से भी कंसर्न होते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज 11 क्वेश्चंस लेके हम आए हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और विद्यार्थी इसका फायदा लेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में फिनलैंड के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए या उसके विकास के लिए समझौता किया है? ऑप्शन यहाँ दिख रहे होंगे आपको। तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और असम। ऑप्शन जो उपलब्ध है उसमें आंसर होगा सी अर्थात कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, वो भारत का सिलिकॉन वैली भी है और साइंस सिटी भी है। मुद्दा यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। ये सामान्य संकल्पना है, कंसेप्ट है कि जो जंतु हैं उन्हीं में चेतना होता है, कंससनेस होता है, अर्थात किसी बात का वो रिस्पॉन्स देते हैं। जो डेड हैं, डेडली पार्टिकल्स हैं, वस्तु, उनमें कोई चेतना नहीं होती। परंतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने यह कमाल कर दिखाया है कि वस्तु भी अब रिस्पॉन्स दे सकते हैं। जैसे आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में या मोबाइल में एंटीवायरस लगाते हैं, तो बिना हमारे कुछ किए ही वो किसी बग या वायरस को एलिमिनेट कर देता है। या कार में जो सेंसर लगा होता है, जैसे कार हम बैक करते हैं तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो बीप देता है ताकि हम समझ सकें कि अब कार किसी वस्तु से टकरा सकता है। दुर्घटना की परिस्थिति में जो बलून खुलता है कार में ही या इस प्रकार के वाहनों में, जैसे ड्राइवर या किसी यात्री की सुरक्षा होती है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया पर ही बेस करता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर के जीआईएस, जीपीएस, इन सभी चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही प्रयोग किया जाता है। इसके विकास के लिए कर्नाटक राज्य ने भारत सरकार के, जो केंद्र सरकार का नास्कॉम है, उसके साइंटिस्ट के सहयोग से, साथ में फिनलैंड के साइंटिस्टों के साथ समझौता किया है ताकि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को तेजी से बढ़ाया जा सके। तो एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर दिया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सफाई मित्र सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। अब मुद्दा यह है कि वो किस चीज़ के लिए प्रारंभ किया गया है। जो ऑप्शन अवेलेबल है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, सीवर टैंक क्लीनर की सुरक्षा, कोविड-19 से पुलिस और व्यक्तियों की सुरक्षा, और भारतीय रेलवे में महिला सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा। आंसर होगा सीवर टैंक क्लीनर। आपको याद होगा, आपको पता होगा कि भारत के केंद्रीय सरकार ने शौचालय बनाने का व्यापक स्तर पर कार्यक्रम शुरू किया, छोटे नगरों से लेकर के गांवों तक में। इसका लाभ भी मिला है। सफाई को लेकर के, सफाई के लिए सरकार काफ़ी प्रतिबद्ध रही है, उसके बेहतर रिजल्ट भी सामने आए हैं।
परंतु अगर सीवर को प्रॉपरली कनेक्टेड न किया जाए तो अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर जो उस सीवर को साफ करते थे उनके लिए तो था ही। इसके दो पक्ष थे, पहला मानवीय था, अर्थात वो हाथों से कचरा न उठाएं या उस पर प्रवेश करते थे पहले सीवर में, तो ऐसी समस्याएं आती थी। और दूसरा था उनके स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि उसमें कई प्रकार के गैस भी निर्मित होते हैं। तो हमारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने सफाई मित्र सुरक्षा कार्यक्रम जो प्रारंभ किया है वो सीवर टैंक क्लीनर के कंसर्न से संबंधित है। चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न के लिए। भारत का वैश्विक रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स में रैंकिंग कौन सा है? रैंकिंग है 77 और 45 स्कोर के साथ भारत ने 194 राष्ट्रों में 77 रैंक प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा, ये रिश्वत मैट्रिक्स का मामला है, अर्थात इसमें रैंकिंग जितना पीछे आएगा ये उतना ही लाभकारी होगा। 77 रैंक 194 राष्ट्रों के अंतर्गत बहुत बेहतर तो नहीं है, परंतु बहुत खराब भी नहीं है। वैसे चीन काफी नीचे है, तो हमें भी सुधार की तेजी से आवश्यकता है, खासकर तब जब भारत में नैतिकता के मापदंड काफी उच्च है, तो हमें इसमें सुधार तेजी से करना ही चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न भी यूपीएससी में पीसीएस में अक्सर आते हैं, तो आप इसको देखिए। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। माया सैंडू किस राष्ट्र की प्रथम महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? माया सैंडू, आंसर होगा मोल्डोवा। अब ध्यान आपको यह भी रखना है कि माया सैंडू नवंबर 19 तक वहां की प्रधानमंत्री थी, परंतु चुनाव हुआ और चुनाव के पश्चात वो राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। अच्छी बात यह है कि वो मोल्डोवा की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। विश्व बैंक की बहुत बड़ी पूर्व अर्थशास्त्री भी थी, खास करके इकोनॉमिक्स पे उनकी कई थीरीज और किताब भी पब्लिश हुए हैं। तो ये ध्यान रखना है, माया सैंडू प्रथम महिला राष्ट्रपति मोल्डोवा की। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध व्यक्ति रवि बेलागरे का देहांत हो गया है, शोक भी हम प्रकट करेंगे उनके प्रति। बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर होगा पत्रकारिता। वे बहुत बड़े पत्रकार, साथ में स्तंभकार थे, और उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक जो है पापीगला लोकदल्ली, ये कन्नड़ में पब्लिश हुआ था, इसकी काफी प्रतियां बिकी भी हैं। यह पापीगला लोकदल्ली ये उनकी प्रसिद्ध कृति है। तो पत्रकार और स्तंभकार रवि बेलागिरी। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस महिला ने प्रथम महिला डिप्टी सीएम होने का गौरव प्राप्त किया है? भारत के विविध राज्यों में महिलाएं मुख्यमंत्री बनती रही हैं। स्वर्गीय सुश्री जयललिता जी तमिलनाडु से कंसर्न रही, सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश से, या राबड़ी देवी जी बिहार से, परंतु डिप्टी सीएम बनने का अभी तक गौरव किसी महिला को प्राप्त नहीं हुआ था। बिहार में आपको पता होगा अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बने, परंतु 2 डिप्टी सीएम भी बने। डिप्टी मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और साथ में रेणु देवी। तो भारत की पहली डिप्टी सीएम के तौर पे बिहार राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में उन्होंने शपथ लिया। अभी जो तुरंत मंत्रालय बना है, लेकिन भारत की ये पहली महिला डिप्टी सीएम है। इतिहास में इनका नाम दर्ज हो ही चुका है। ये चूंकि थोड़ा और था, जबकि पहले का न्यूज है, परंतु इसीलिए हमने आपको बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने किस पशु या पक्षी के संरक्षण के लिए 5 वर्ष की योजना बनाई है? जी हाँ, हाइक 5। ये बनाया गया है गिद्ध के लिए। ये बड़ा ही पर्यावरण मित्र पक्षी है। यूपीएससी में इस पर प्रश्न आ भी चुका है। आपको पता होगा जब हरित क्रांति भारत में हुआ था, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो अत्यधिक यूरिया या नाइट्रोजन या जो पेस्टिसाइड्स भी यूज किए जाते थे, कीटनाशक, उनकी वजह से जो घास या पशुओं को खिलाया जाने वाला चारा उगता था उसमें उसका एसेंस आ जाता था। उस चारे का एसेंस पशुओं के ब्लड और मांस में भी होता था। उनके मृत होने के पश्चात जब गिद्ध उन मांसों को खाते थे तो वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में गिद्ध बिल्कुल विलुप्त ही हो गए थे। यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके संबंधित क्षेत्रों में भी गिद्ध प्राय नहीं पाए जाते थे। चूंकि पर्यावरण मित्र पक्षी है, इसलिए भारत सरकार ने हाइक 5 नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया है ताकि गिद्धों को सुरक्षा दिया सके। आपको पता होगा उत्तर भारत में विशेष तौर पे जब पशु, खासकर भैंस, गाय, बैल, इस प्रकार से कुछ पशु मर जाता है तो सड़क के किनारे प्राय बाईपास के बाहर या आसपास फेंक दिया जाता है। सबसे पहले उसे गिद्ध और कुत्ते ही खाते हैं। अर्थात जो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, अपघटन की जो प्रक्रिया है, उसमें इन गिद्धों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सड़ने गलने से इन्फेक्शन भी फैल सकता है, जिसे गिद्ध पहले ही खाकर उसे पूरी तरह से निषिद्ध कर देते हैं, अर्थात रोक देते हैं। तो गिद्धों की सुरक्षा के लिए
भारत की केंद्र सरकार ने हाइक 5 नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कितने भारतीय शहरों या नगरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने हेतु अग्रणी रोड मैप तैयार किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ध्यान रखना है आपको, भारत में कई स्मार्ट सिटीज हैं, परंतु 4 ऐसे सिटीज को अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, विश्व आर्थिक मंच ने चयनित किया है, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो ये वे नगर होंगे स्मार्ट सिटी के तौर पे जिनमें स्मार्ट सिटी के मानक भारत नहीं वैश्विक स्तर पे तुलनात्मक रूप से वैसे ही होंगे। अर्थात जो सफाई का कार्यक्रम होगा उसमें गाड़ियों को यूज किया जाएगा, या बीच में जो दोनों ओर के सड़क होते हैं उनके बीच में पार्क होगा, अर्थात उसमें घास या सुंदर फूल पौधे लगाए जाएंगे। कई ऐसे मानक हैं, मापदंड हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, परंतु भारत के स्मार्ट सिटी में वही मापदंड पूरी तरह से नहीं है। परंतु भारत के 4 नगर, तो 4 नगर हैं ये, ध्यान रखिएगा। आंसर है ए। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, जो नमकीन के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, वहां का वाणिज्यिक नगरी भी है, ये राजधानी भी है। हरियाणा का फरीदाबाद, यह भी एक औद्योगिक नगर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जो साइंस सिटी के रूप में प्रसिद्ध है, और हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। इन 4 नगरों को चयनित किया गया है भारत के स्मार्ट सिटी के रूप में, परंतु वो उनका जो मापदंड होगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। G20 ग्लोबल सिटी के रूप में वो तकनीकियां भी इसमें दी जाएंगी हर एक प्रकार से, प्रत्येक प्रकार से, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर इनका निर्माण हो सके। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे रिजर्व बैंक के अभिनव हब अर्थात इनोवेशन हब का चेयरपर्सन या प्रथम चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? क्रिस गोपाल कृष्णन, ये इन्फोसिस के सह संस्थापक भी रहे हैं, पूर्व सह अध्यक्ष भी रहे हैं। क्रिस गोपाल कृष्णन। अच्छी बात यह है कि जो रिजर्व बैंक अर्थात भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसने अभिनव हब अर्थात इनोवेशन हब का निर्माण इसलिए किया है क्योंकि वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को तेजी से बढ़ाया जा सके। नवाचार में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम निवेश को और बेहतर प्रकार से कैसे आकर्षित करें, तरलता को बेहतर प्रकार से नियंत्रित करते हुए उसे कितना बेहतर बढ़ाया जा सके ताकि रोजगार का सृजन हो, अन्य भी कई चीजें उसमें हैं। वित्तीय क्षेत्र के नवाचार से जो कंसर्न है, तो इस इनोवेशन हब का जो प्रथम चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं वो है क्रिस गोपाल कृष्णन। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। वाइटल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है? सेक्स रेशियो की चर्चा कर रहे हैं हम। अगर आप 2011 के सेंसस को देखिएगा तो टॉप पे था केरल, लेकिन अब ये टॉप पे नहीं है। 2018 का ही रिपोर्ट है, हालांकि अब 2011 के बाद 2021 का सेंसस रिपोर्ट पब्लिश होने वाला है, उसमें केरल प्रथम 3 राज्यों में भी नहीं है। अब इस प्रकार के जब भी डेटा चेंज होते हैं यूपीएससी या पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। खास करके यूपी के पीसीएस की परीक्षा को आप देखिएगा, किसी एग्जाम को देखिएगा तो सेंसस यानी जनगणना के आंकड़ों से कम 2 से 4 प्रश्न होते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा। अब सेक्स रेशियो में जो टॉप रैंक है वो अरुणाचल प्रदेश का है, बल्कि एक्सप्लेनेशन में मैंने दे दिया है। टॉप रैंक में अरुणाचल प्रदेश 10,084 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर 1000 यानी 1084 स्त्रियां उपलब्ध हैं। हालांकि ये कहना थोड़ा अनुचित लग रहा है, परंतु सेक्स रेशियो को मापने का तरीका यही है। सेकंड रैंक पे नागालैंड है जहां 965 सेक्स रेशियो है, और थर्ड रैंक पे मिजोरम है जहां 964 है। अब केरल प्रथम 3 में भी नहीं है, यह भी थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। राग भोपाली प्रदर्शनी का आयोजन कहां और क्यों हो रहा है? ये मध्य प्रदेश में जरी जरदोजी शिल्प के लिए किया जा रहा है। भोपाल में इसका आयोजन हो रहा है। राग भोपाली जरी जरदोजी जो शिल्प है वो किसी कपड़े से या कालीन से संबंधित नहीं है। यह धातु के पतले तार बनाए जाते हैं, उसकी एक विशेष तकनीक होती है जिसमें भोपाल में विशेष तौर पे होता है। कई बार पर्यावरण में इस पर क्वेश्चन भी उठा चुके हैं, ये प्रदूषण भी करता है। हालांकि उन मानकों के आधार पे मध्य प्रदेश की निवर्तमान सरकार ने पर्यावरण सम्मत बनाते हुए इस जरी जरदोजी जो शिल्प की प्रक्रिया है, जो धातु के पतले तार प्लस उनके शिल्पकारी की प्रक्रिया से संबंधित है, उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि ये परंपरागत जो कार्य है एक विरासत के तौर पे है, उसे संरक्षित भी किया जा सके और उसे तेजी से बढ़ाया भी जा सके। भोपाल में राग भोपाली प्रदर्शनी का आयोजन जरी जरदोजी शिल्प के संरक्षण के लिए किया जा रहा है। तो आज के ये 11
MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्लेन मटेरियल में कर दिया गया। अब प्रतिदिन आपको इस प्रकार के वीडियोस मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। कोरोना का समय अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि ब्रिटेन से जो नया वेव चला है उससे भी काफ़ी खतरे हैं। तो लॉकडाउन तो नहीं है, परंतु घर में आप लॉक्ड रहिए, डाउन मत रहिए और बेहतर पढ़ाई करके अपने सफलता को सुनिश्चित भी कीजिए। आपदा को हमें अवसर बनाना है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।